क्लोनिंग वेक्टर्स। क्लोनिंग वेक्टर्स एक ऐसा डीएनए का पीस है, स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए with which we can add our DNA and this can make its clone। जैसे कि नाम है क्लोनिंग, तो ऐसा डीएनए which is used to replicate the aligned डीएनए। हमारा वो डीएनए जो हमने अलग किया है उसको किसके साथ जोड़ें, किसके साथ मिलाएं कि वो रिप्लिकेट कर जाए, तो ये हमारा क्लोनिंग वेक्टर है। क्लोनिंग वेक्टर में प्लास्मिड हो सकता है, कोई बैक्टीरियोफेज हो सकता है, कोई कोस्मिड भी एक सिंथेटिकली फॉर्म डीएनए होता है, या कोई दूसरा बैक्टीरिया हो सकता है, या यीस्ट एलिन क्रोमोसोम YAC बोलते हैं इसको, ये भी हो सकता है। तो ये कुछ भी ऐसे हो सकते हैं कि इसमें बैक्टीरियोफेज बहुत अच्छे माने जाते हैं, क्योंकि बैक्टीरियोफेज के हाई कॉपी नंबर होता है। बैक्टीरियोफेज है हाई कॉपी नंबर। तो कोई भी ऐसा डीएनए जो अलाइन डीएनए को रिप्लिकेट करवा सके, जो सेल के अंदर रिप्लिकेट कर सके, हमारी कई कॉपी बना सके डीएनए की, इसको हम कहते हैं क्लोनिंग वेक्टर। क्लोनिंग वेक्टर में सबसे ज्यादा जो सुटेबल है वो बैक्टीरियोफेज और प्लास्मिड है ये, लेकिन आजकल ये सिंथेटिकली मेड क्लोनिंग डीएनए भी यूज करते हैं। सिंथेटिकली मेड, क्लोनिंग वेक्टर हम ऐसा डीएनए तैयार कर लेते हैं जो हमारी रिक्वायरमेंट को पूरा करे। तो ये कोस्मिड इसी कैटेगरी में आते हैं। ये हमारा डीएनए इस तरह बनाए गए हैं और फिर हम इसको सेलेक्ट करते हैं उनमें से रिकम्बिनेंट डीएनए को। अब इसकी जो फीचर्स हैं, क्लोनिंग वेक्टर की फीचर्स क्या है, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट फीचर्स। फीचर्स ऑफ क्लोनिंग वेक्टर। क्लोनिंग वेक्टर की क्या क्या फीचर्स होती हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती हैं। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है सुटेबल ओरी। ओरी क्या होता है, ओरी होता है ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन। जेनेटिक्स में हमने डीएनए रिप्लिकेशन पढ़ा है। डीएनए रिप्लिकेशन में क्या होता है कि जब डीएनए रिप्लिकेट करता है तो वो एक पार्टिकुलर जगह से रिप्लिकेट करना शुरू करता है। जहां से रिप्लिकेशन स्टार्ट होता है वो होता है ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन। मान लो ये हमारा डीएनए है, इस डीएनए में एक पॉइंट ऐसा होगा जहां से डीएनए रिप्लिकेशन करना स्टार्ट करता है। इस पॉइंट को मान लो यहां से स्टार्ट करता है, इसको कहते हैं ओरी। ये पॉइंट है ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन का, यहां से डीएनए रिप्लिकेट करना स्टार्ट करेगा। अब ये जो ओरी पॉइंट है या सुटेबल जो ओरी की हम बात कर रहे हैं, ये पॉइंट ऐसा होना चाहिए जो फास्ट कॉपी बना सके, जो इजीली रिप्लिकेट करता हो। जब इसके साथ डीएनए जोड़ेंगे, जब इसके साथ हम रिकम्बिनेंट डीएनए बनाएंगे तो ये कॉपी नंबर ज्यादा बनाए, क्योंकि ये जो सीक्वेंस है ओरी, ये सीक्वेंस द सीक्वेंस ओरी शुड मेक हाई कॉपी नंबर, ताकि जल्दी जल्दी रिप्लिकेट करे। तो हम ऐसा ओरी सेलेक्ट करेंगे ताकि हमारा जो अलाइन डीएनए है, जो वेक्टर है, जो डीएनए रिप्लिकेट करवाना चाहते हैं, उसकी कॉपी ज्यादा से ज्यादा बने।
और ये ज़्यादा से ज़्यादा कब बनेगी, जब हमारा ओरी की कैपेबिलिटी, ओरी की रिप्रोडक्शन की एबिलिटी, ओरी की रिप्लिकेशन की एबिलिटी ज़्यादा हो। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है सुटेबल ओरी। दूसरा है सेलेक्टेबल मार्कर। अब ये जो सेलेक्टेबल मार्कर है, ये वो पॉइंट है जिसको हम पहचान सकते हैं, सेलेक्टेबल मार्कर। उसमें पहचाना जा सके कि हमने जीन कहां पे जोड़ा है। सेलेक्टेबल मार्कर एक ऐसा पॉइंट है विच इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई एंड एलिमिनेट द रिक्वायर्ड डीएनए। हमें वो डीएनए का पता लग जाए, हम उसको पहचान सके, रिप्लिकेट तो कर जाए लेकिन हमें पता ही ना लगे कहाँ जोड़ा था हमने, कहाँ निकाला था। तो इसके लिए हम उस ट्रांसफॉर्मेंट की, उस जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ उसको हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। इसके लिए इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात, हम उस जीन का आइडेंटिफिकेशन करते हैं। जैसे ट्रांसफॉर्म हो गया, जब हमने इसमें जोड़ दिया तो उसको हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेंट। इट मीन्स इट हैज बीन ट्रांसफॉर्म्ड। ट्रांसफॉर्मेंट का मतलब है वो ऑर्गेनिज्म वो ट्रांसफॉर्म हो गया किसी दूसरे उसमें, क्योंकि अब इसमें जो जीन बन गया वो रिकम्बिनेंट बन गया। तो इसमें हम नॉर्मली रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक, रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक, हम ये प्रॉपर्टी लेते हैं। रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक, आजकल अगर हम बात करें तो कई सारे जीन जो एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंस है, जैसे एम्पिसिलिन। एम्पिसिलिन एक एंटीबायोटिक है। इसी तरह पेनिसिलिन, ये भी एक। क्लोरामफेनिकोल, तो ये हमारे पास ऐसी वो हैं जो टेट्रासाइक्लिन, ये ऐसी एंटीबायोटिक्स हैं कि जो जीन इनके लिए रेजिस्टेंस है, या कैनामाइसिन भी ये हैं, कैनामाइसिन। तो वो जीन जो इनके लिए रेजिस्टेंट है वो सुटेबल मार्कर है। हम पहचान सकते हैं इसको इजीली, सुटेबल मार्कर को, क्योंकि जो नॉर्मल एस्चेरिचिया कोलाई में अगर हम रिप्लिकेशन करवा रहे हैं, ई कोलाई को अगर हमने सेलेक्ट किया है तो ई कोलाई में ये रेजिस्टेंट जीन नहीं है। ई कोलाई में इनके लिए कोई भी रेजिस्टेंट जीन नहीं है। और जब हम इसको ई कोलाई में इन जीन को ट्रांसफर करेंगे, इन जीन को ऐड करेंगे, रिकम्बिनेंट करेंगे, तो जो ई कोलाई बनेगी वो इनके लिए रेजिस्टेंट बनेगी। तो ये हमारे लिए मार्कर है। नॉर्मल ई कोलाई इनके लिए रेजिस्टेंट नहीं है, लेकिन जब हम इसमें ये मार्कर जोड़ देंगे, जब हम इसमें ये जीन जोड़ देंगे तो अब उसके अंदर वो जीन चला जाएगा, अब वो उसके लिए रेजिस्टेंट हो जाएगी। तो हम इसको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हम इसको पहचान सकते हैं कि जो इसके लिए रेजिस्टेंट है वो हमारा रिकम्बिनेंट ई कोलाई है, जो इसके लिए रेजिस्टेंट नहीं है वो हमारी नॉर्मल ई कोलाई है। तो हम उसकी प्रॉपर्टी से, हम इसको सेलेक्टिव मार्कर से हम अंदाजा लगा लेते हैं, हम पहचान सकते हैं कि बिटवीन ट्रांसफॉर्मेंट एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। ट्रांसफॉर्मेंट कौन सा है, जिसमें ये जीन है जिस पे इसका असर नहीं होता। दूसरे नॉन ट्रांसफॉर्मेंट वो है जिस पे इसका असर होता है। तो इनको आइडेंटिफाई करने के लिए ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट के लिए हम ये मार्कर का यूज करते हैं। मार्कर एक ऐसा जीन है, एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिससे हमें ये पता लग जाता है किसमें ये प्रॉपर्टी है और किसमें ये नहीं है। फिर आते हैं क्लोनिंग साइट। हमने जहां जीन जोड़ा वो क्लोनिंग साइट है। क्लोनिंग साइट, क्लोनिंग साइट इज द साइट, इज द प्लेस, इज द स्पेस, इज द पॉइंट वेयर दिस जीन इज एडिड। जहां भी जीन को जोड़ते हैं वो क्लोनिंग साइट है। क्लोनिंग साइट
रिकॉग्निशन साइट है, ये वो जगह है जहाँ पे हम जीन को ऐड करेंगे जीन क्लोनिंग करने के लिए, तो वो क्लोनिंग साइट है। मान लो हम एक इसमें ये हम PBR 322 ये एक हमारा पूरा का पूरा जीन है और इसमें कई सारी साइट हैं। साइट कैसे हैं? इसमें ये हिंद थर्ड जो पहला रेस्ट्रिक्शन एंडोनुक्लेज एंजाइम था, हिंद सेकंड था, हिंद सेकंड लेकर हमारे पास एक PBR 322 में ये साइट है। और इसमें अगर हम बात करें तो इसमें ये जगह यहाँ है जहाँ हम इसको स्टार्ट करें। इसमें कितने सारे पार्ट हैं, जैसे पहला ये पार्ट है इसका BAMH1, दूसरा है इसके साथ SAL1, ये तीसरा है इसके साथ ये नीचे ये यहाँ पे यहाँ तक इसका एक पार्ट हुआ, यहाँ इसका दूसरा, फिर यहाँ इसका जो अगला पार्ट है ये ROP है, ये बनाएगा प्रोटीन, ROP प्रोटीन के लिए कोडिंग करेगा ये पार्ट। इसके बाद यहाँ ये इसका ओरिजिन है जहाँ से ये रिप्लिकेट करना स्टार्ट करता है, और फिर इसमें ये अगला जीन है, ये इसका अगला जीन है। और इसमें अगर हम फिर देखें तो इसमें ये दो जीन ऐसे हैं जो PST1 और PVU1, ये PST1 और ये PVU1, ये फिगर आपकी बुक में भी दी हुई है। इसके बाद इसमें ये EcoR1 ये अगला जीन है, और इसमें ये यहाँ CLA1 और ये हिंद थर्ड, ये इसके स्ट्रक्चर है PBR 320। इसमें ये जीन एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है और इधर वाला जीन टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है। अब अगर हम इसका कोई भी पार्ट इंजर्ट करवाएंगे, इसमें किसी भी जगह अगर हम इसमें कोई जीन इंजर्ट करवाएंगे, मान लो हम जीन को यहाँ इंजर्ट करवाते हैं टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन के बीच में, तो जहां भी बीच में हम जीन इंजर्ट करवाएंगे, इंजर्शन ऑफ जीन, तो जो एक्चुअल पहले वाला जीन था, मान लो ये हमारा पुराना जीन है जो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है, और इसके बीच में यहाँ हमने एक जीन ऐड करवा दिया। जब हम जीन ऐड करवाएंगे तो ये ट्रांसफॉर्मेंट बन गया, दिस इज ए ट्रांसफॉर्मेंट। अब आप देखो जो ट्रांसफॉर्मेंट बन गया इसमें, क्योंकि हमने जीन के बीच में जीन इंजर्ट करवा दिया, तो जो एक्चुअल जीन था उसकी प्रॉपर्टी वो नहीं रही। क्यों? क्योंकि अब इसमें जो जीन बना, जो केमिकल जो बनाता था वो केमिकल नहीं बनेगा, हमारे पास नया जीन बन गया। इसका मतलब अब इसमें रेजिस्टेंट टू टेट्रासाइक्लिन नहीं रही, इट इज नाउ नॉट रेजिस्टेंट टू टेट्रासाइक्लिन। अब ये टेट्रासाइक्लिन के लिए रेजिस्टेंट नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? अब इसमें तो हम इसको पहले तो पहचान लेंगे, जब हमने यहाँ जोड़ा फिर रिप्लिकेट करवाएंगे। अगर ये टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग प्लेट पे जर्मिनेट कर जाते, ग्रो कर जाता है, तो इसका मतलब ये रेजिस्टेंट है, और अगर ग्रो नहीं करता तो वो रेजिस्टेंट नहीं है। तो हमारे पास दो तरह की स्पीशीज आएंगी, एक रेजिस्टेंट और एक नॉन रेजिस्टेंट। तो हम रेजिस्टेंट और नॉन रेजिस्टेंट को इजीली आइडेंटिफाई कर लेंगे इससे क्लोनिंग साइट पे। यहाँ से क्लोनिंग करवाएंगे, जहां क्लोनिंग करवा रहे हैं वहां हमने एक जीन इंजर्ट करवा दिया, इसको कहते हैं इंजर्शनल इनएक्टिवेशन। वो जो एक्चुअल जीन था, जो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन था, दैट हैज बीन इनएक्टिवेटेड ड्यू टू ए न्यू जीन इंजर्ट एट द सेंटर और इनसाइड इन बिटवीन दिस जीन। तो जिससे हमें पता लग जाएगा कि अब ये जीन एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंट नहीं रहा, क्योंकि अब हमने इसको इंजर्टल इनएक्टिवेशन करवा दिया। इंजर्टल इनएक्टिवेशन करवा दिया
तो अब ये जीन पहले से डिफरेंट हो गया, अब इसकी प्रॉपर्टी पहले से दूसरी होगी, अब ये जीन वो काम नहीं करने का जो एक्चुअल में ये कर रहा था। अब इसके बाद इस तरह से हम इसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। आइडेंटिफाई हम इसको कैसे करते हैं, इसको कलरिंग करके, हम स्टेन करके पता लगाते हैं, ऐसे पता नहीं लगता। स्टेन करके और इसको प्लेट मेथड से, हम सेल प्लेट मेथड से इसको ग्रो करते हैं। सेल प्लेट मेथड में क्या होता है कि हम उसका रिप्लिका बनाते हैं एक प्लेट पे, उसको कहते हैं सेल प्लेट मेथड। रिप्लिका बना के सेल पे, रिप्लिका का मतलब होता है इसकी कॉपी, हम एक प्लेट पे बनाएंगे और उस प्लेट पे एक पे हम ये टेट्रासाइक्लिन लगा देंगे, दूसरी पे नहीं लगाएंगे। जिसमें ये ग्रो कर रहा है इसका मतलब वो रेजिस्टेंट है टेट्रासाइक्लिन के लिए। ये है आइडेंटिफिकेशन। इस तरह हम सिलेक्टेबल मार्कर से आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि किस में ये रेजिस्टेंट जीन आया और किस में ये जीन नहीं आया। ये था हमारा इसका आइडेंटिफाई। अब ये जो हम यूज करते हैं, जितने भी हम वेक्टर यूज करते हैं, प्लांट के वेक्टर कुछ और होते हैं, एनिमल के वेक्टर कुछ और होते हैं। इसमें जो जीन ट्रांसफर करते हैं, जैसे एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस, ये एक बैक्टीरिया है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस, ये एक बैक्टीरिया है जिसको हम यूज करते हैं। इसको बहुत सारे प्लांट में ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, ये इंजर्ट करवाने के लिए, किसी भी उसके लिए, जीन के लिए, ये एक बैक्टीरिया है। इसी तरह से एक और बैक्टीरिया हम इसमें यूज करते हैं जो जिससे थर्मस एक्वाटिकस, इससे हम एंजाइम लेते हैं रिप्लिकेशन के लिए। वो एंजाइम हाई टेम्परेचर पे भी काम कर देता है, जहाँ की ये इसको लाइगेट करके और इसमें हाई टेम्परेचर पे काम कर देता है। तो हम जो वेक्टर यूज करते हैं, वो वेक्टर यूज करने के लिए अलग अलग प्लांट में, अलग अलग ऑर्गेनिज्म के लिए अलग अलग तरह का वेक्टर यूज करते हैं। और ये वेक्टर प्लांट और एनिमल में क्लोनिंग जीन के लिए डिफरेंट वेक्टर हैं। कुछ में बैक्टीरिया यूज करते हैं, कुछ में वायरस यूज करते हैं, और इनके जीन अलग अलग होते हैं और इनमें अलग अलग जगह इंजर्ट करवा देते हैं। अब आता है कॉम्पिटेंट होस्ट। कॉम्पिटेंट होस्ट भी हमने बनाना होता है, जिसके अंदर इसको डालेंगे वो कॉम्पिटेंट होस्ट है। कॉम्पिटेंट होस्ट वो होस्ट है जिसको हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए के साथ ट्रांसफॉर्म करवाते हैं। इसके लिए हम कॉम्पिटेंट होस्ट जो बड़ी फास्टली डीएनए ले, इसको हम कैसे करते हैं, इसके लिए हमारे पास कई टेक्निक हैं। सबसे पहली टेक्निक है कि इसमें डाई कैटायन, जैसे कि कैल्शियम है, आपको पता है कैल्शियम की वैल्यू 2 होती है। तो ये जो डाई कैटायन है, जिसकी डाई वैलेंसी है, 2 वैलेंसी है, डाई वैलेंट कहेंगे इसको, बाई वैलेंट भी एक ही बात है। बाई वैलेंट और डाई वैलेंट कैल्शियम आयन जब हम इंजर्ट कर देते हैं किसी उसमें, तो ये जो कैल्शियम है किसी स्पेसिफिक कंसंट्रेशन से कैल्शियम से, तो इसकी डीएनए लेने की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। तो बाई प्रोवाइडिंग डाई वैलेंट कैल्शियम, कुछ बैक्टीरिया में सेल वॉल में के अंदर इन दी सेल हम डाई वैलेंट कैल्शियम डाल देते हैं। ये कैल्शियम लेने से उसकी डीएनए लेने की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। तो पहली टेक्निक तो ये है कि हम इसमें ले सकते हैं। दूसरा, हम उनको हाई एंड लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट, हाई टेम्परेचर जैसे 42 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक कुछ टाइम के लिए रख दिया, फिर उसके बाद उसको आइस पे रख देते हैं। देन सडनली ऑन आइस फॉर सम टाइम। पहले हाई टेम्परेचर पे 42 डिग्री टेम्परेचर पे इसको हीट सोक ट्रीटमेंट कहते हैं, और फिर कोल्ड ट्रीटमेंट, हीट सोक ट्रीटमेंट एंड दी कोल्ड सोक ट्रीटमेंट। जिसको हमने कॉम्पिटेंट होस्ट बनाना है, उसको हम पहले हाई टेम्परेचर पे, फिर उसको लो टेम्परेचर पे थोड़ी देर के लिए रख देते हैं, जिससे क्या होता है, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इजीली ले लेते हैं। तीसरी टेक्निक है माइक्रो इंजेक्शन। माइक्रो इंजेक्शन टेक्निक में हम एक बहुत छोटे इंजेक्शन के द्वारा
उस सेल के अंदर डायरेक्टली डीएनए को इंजेक्ट कर देते हैं। इट इज द डायरेक्ट इंजेक्शन। जैसे आपने किसी को इंजेक्शन लगा दिया तो इस तरह से बड़ा छोटा इंजेक्शन सेल के अंदर उस डीएनए को हम लगा देते हैं, न्यूक्लियस में हम लगा देते हैं, तो डायरेक्ट इंजेक्टिंग द डीएनए इन दिस सेल। चौथी टेक्निक है जीन गन या बैलिस्टिक गन मेथड। इस मेथड में हम क्या करते हैं, जीन गन में हम माइक्रो पार्टिकल ऑफ गोल्ड और टंगस्टन, या तो गोल्ड या टंगस्टन के माइक्रो पार्टिकल कोटेड करके इनको हम इसको हाई वेलोसिटी से इनमें सेल के अंदर डाल देते हैं डीएनए के साथ। तो जिससे क्या होता है, ये डीएनए सेल के अंदर ये कोटेड पार्टिकल के साथ चला जाता है और फिर वो सेल कन्वर्ट हो जाती है। ये प्रोसेस कहलाती है जीन गन मेथड। इस तरह हम किसी भी मेथड से एक कॉम्पिटेंट होस्ट बना लेते हैं। ये कॉम्पिटेंट होस्ट हमारे डीएनए को, हमारे होस्ट को एफिशिएंट बना देता है और वो होस्ट फास्टली जीन को रिप्लिकेट करवा देता है। ये था इसका सिंपल लो।